हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं एजुकेशन एरा यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है युवराज मेहता। तो पिछले जो है वीडियो में हमने पहले 25 क्वेश्चन जो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय पॉलिटिकल साइंस एंट्रेंस 2024 के जो है डिस्कस किए थे, और इस वीडियो में हम जो है नेक्स्ट 25 क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पर टैप करके पार्ट 1 देख सकते हैं। यदि आप हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा जो पिछले 2018 से लेकर 2024 तक जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए थे, उनकी आंसर की और नोट्स चाहते हैं, तो आप मुझे इस नंबर पर जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं। और यदि आप सैंपल देखना चाहते हैं तो आप आगे जो है वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, यूडीएचआर में गतिविधि की स्वतंत्रता के संबंध में मानवाधिकारों पर विचार कीजिए। कथन एक आपके पास दिया गया है, प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक राज्य की सीमाओं के भीतर आने जाने और निवास की स्वतंत्रता का अधिकार है। कथन दो आपके पास दिया गया है, प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश सहित किसी भी देश को छोड़ने और अपने देश में लौटने का अधिकार है। उपरोक्त में से किसका उल्लेख मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में स्पष्ट रूप से मिलता है? कोड आपके पास दिए गए हैं, केवल एक, केवल दो, दोनों एक और दो, ना तो एक और ना ही दो। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो आर्टिकल 13 है यूडीएचआर का, उसके अकॉर्डिंग एवरीवन हैज़ द राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड रेजिडेंस विद इन द बॉर्डर्स ऑफ ईच स्टेट। आर्टिकल 13 का जो सेकंड पार्ट है, उसमें जो है एवरीवन हैज़ द राइट टू लीव एनी कंट्री इंक्लूडिंग हिज ओन एंड टू रिटर्न टू हिज ओन कंट्री। तो ये जो आपके दोनों कथन है ये सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, नीचे दिए गलत कथन को बताएं। पहला कथन आपके पास दिया गया है, शरणार्थियों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1951 में अपनाया गया था। कथन दो आपके पास है, भारत ने पड़ोसी देशों से शरणार्थियों को स्वीकार करने के अपने इतिहास के अनुसार संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए हैं। कथन तीन आपके पास है, 1967 का संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी कन्वेंशन प्रोटोकॉल शरणार्थियों पर संयुक्त राष्ट्र उच्चायोग के काम के लिए कानूनी आधार बनाता है। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर बी वो राइट हो जाएगा, क्योंकि जो कथन दो आपके पास दिया गया है वो गलत है। भारत ने ना तो 1951 शरणार्थी सम्मेलन और ना ही 1967 के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। क्वेश्चन नंबर 28, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के संबंध में सही कथन चुनिए। कथन एक आपके पास दिया गया है, इसके पास राज्य अभिनेताओं और नेताओं द्वारा किए गए युद्ध अपराधों की जांच करने की शक्ति है। कथन दो आपके पास दिया गया है, यह संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों के मानवाधिकारों की समय समय पर समीक्षा करता है। कथन तीन आपके पास दिया गया है, परिषद में क्षेत्रीय आधार पर चुने गए केवल 47 सदस्य होते हैं। इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर बी केवल दो और तीन ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यूएनएचआरसी के पास युद्ध शरणार्थियों की जांच करने की प्रत्यक्ष शक्ति नहीं है। यह मानवाधिकार उल्लंघन पर ध्यान केंद्रित करता है और स्थिति को सुधारने के लिए सिफारिशें करता है। जांच का कार्य आमतौर पर अन्य संस्थानों जैसे कि आईसीसी द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, मानवाधिकार चर्चा में अक्सर उल्लेखित रंग भेद शब्द क्या दर्शाता है? ए, राज्य प्रायोजित आतंकवाद की प्रथा, नस्ल के आधार पर संस्थागत अलगाव या भेदभाव की प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नस्ल के आधार पर संस्थागत अलगाव या भेदभाव की प्रणाली रंग भेद शब्द यह दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित है? मानव अधिकारों का सृजन, अधिकारों के प्रकार, जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के बारे में जो है यहाँ पर पूछा गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा, लेकिन जो आपका सेकंड है, समाज और समुदाय के सामूहिक अधिकार, ये आपका गलत हो जाएगा। और तृतीय, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकार जो है ये भी आपका गलत हो जाएगा।
यहाँ पर आप जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स देख सकते हैं कि कौन सी जनरेशन से कौन से अधिकार जुड़े हुए हैं। अगर हम फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो यहाँ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स जो है वो आपके फर्स्ट जनरेशन में जुड़े हुए हैं, और सेकंड जनरेशन के साथ आपके इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट जुड़े हुए हैं। थर्ड जनरेशन के साथ आपके कलेक्टिव राइट्स और सोशल सिक्योरिटी राइट, इन्वायरमेंट सिक्योरिटी, सोशल वेलफेयर रिलेटेड राइट जो है आपके वो थर्ड जनरेशन के साथ जुड़े हैं, और फोर्थ जनरेशन में आपके डेवलपमेंट हो गया, इससे संबंधित जो है वो राइट जो है वो जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 31, सुरक्षा की जिम्मेदारी R2P की अवधारणा इस बात पर जोर देती है कि ऑप्शन नंबर ए, राज्यों को अपने नागरिकों को सामूहिक अत्याचारों से बचाने के लिए अन्य राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का संप्रभु अधिकार है। ऑप्शन बी आपके पास दिया गया है, सैन्य हस्तक्षेप किसी भी मानवीय संकट की पहली प्रतिक्रिया होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को विवादित क्षेत्रों में नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह से उठानी चाहिए। ऑप्शन डी आपके पास दिया गया है, किसी भी परिस्थिति में मानवीय हस्तक्षेप उचित नहीं है। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। राज्यों को अपने नागरिकों को सामूहिक अत्याचारों से बचाने के लिए अन्य राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का संप्रभु अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 32, वर्तमान समय की पंचायती राज संस्थाओं का उदय किस संवैधानिक संशोधन से हुआ? तो इसमें आपका राइट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि 73वां संवैधानिक संशोधन जो है वो आपका पंचायती राज से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 33, वितरणात्मक न्याय की समुदायवाद आलोचना का श्रेय निम्नलिखित विद्वानों में से किसको दिया जा सकता है? इसमें आपके पास ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, क्योंकि माइकल सैंडल जो है वो 1982 में अपनी एक फेमस बुक लिखते हैं जिसका नाम है लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस। 1982 में यह फेमस बुक लिखते हैं। उसमें जो है ये क्रिटिक करते हैं ये थ्योरी ऑफ जस्टिस जो 1971 में जॉन रॉस द्वारा लिखी गई है। तो वितरणात्मक न्याय की सामुदायिक आलोचना जो है वो माइकल सैंडल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से गलत जोड़ी का पता लगाएं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन आपके पास दिए गए हैं और मुख्यालय दिए गए हैं। तो ऑप्शन ए आपके पास दिया गया है संयुक्त राष्ट्र न्यूयॉर्क। ऑप्शन बी आपके पास है WTO जिनेवा, G20 लंदन, यूनेस्को पेरिस। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा, क्योंकि यह जो है मिलान है यह गलत है, क्योंकि G20 एक औपचारिक संगठन नहीं है और इसका कोई स्थायी मुख्यालय नहीं है। यह 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर सरकारी मंच है जो वार्षिक बैठकें आयोजित करता है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन कट्टरपंथी नारीवादी है? इसमें जो है आपके पास ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, कैथरीन मैकिनान। ये कट्टरपंथी नारीवाद से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा जन त्रासदी के पीछे के मूल विचारों का सबसे अच्छा वर्णन है? तो इसमें से जो है आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, क्योंकि सीमित संसाधनों को साझा करते समय स्वयं की रुचि का व्यक्तिगत लक्ष्य सामूहिक बर्बादी का कारण बन सकता है। तो ऑप्शन ए जो है आपका वो राइट हो जाएगा। ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स का जो विचार है वो 1968 में जो है वो गैरट हार्डिन द्वारा दिया गया था, और ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स की ये बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष कर दी गई थी? तो यह आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा, क्योंकि 61वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो है वो आर्टिकल 326 में संशोधन किया गया था, और न्यूनतम आयु जो है मतदान की वो 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी। 74वां संवैधानिक संशोधन जो है वो नगर पालिकाओं से संबंधित है, और 91 संवैधानिक संशोधन के अनुसार मंत्रि परिषद का आकार 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता है, लोकसभा के 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। और 93 जो आपका संवैधानिक संशोधन है यह आपका आरक्षण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 38, क्लॉजविट्स के लिए युद्ध की प्रकृति किस त्रिमूर्ति पर आधारित है? ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, जिसमें पैशन हो गया, कारण हो गया और मौका हो गया। ये तीन जो है चीज़ें जो है युद्ध के लिए अति महत्वपूर्ण मानी गई है। क्वेश्चन नंबर 39, गठबंधन गठन के लिए एक नए प्रतिमान के रूप में खतरे का संतुलन का प्रस्ताव किसने दिया? बैलेंस ऑफ थ्रेट की यहाँ बात की गई है, और बैलेंस ऑफ थ्रेट जो है वो स्टीफन एम वॉल्ट से ये संबंधित है, और इसलिए ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। स्टीफन वॉल्ट जो है वो एक अमेरिकी विज्ञानी थे, और उन्होंने जो है अपनी प्रसिद्ध बुक द ओरिजिन्स ऑफ अलायंसेस में खतरे का संतुलन बैलेंस ऑफ थ्रेट की अवधारणा प्रस्तुत की थी।
क्वेश्चन नंबर 40 रचनावादी आईआर सिद्धांत का तर्क है कि राज्य की प्राथमिकताएं और हित निम्न से आकार लेते हैं। इसमें जो है राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, सामाजिक अंतःक्रिया और विमर्श। रचनावादी आईआर सिद्धांत का तर्क है कि राज्य की प्राथमिकताएं और हित सामाजिक अंतःक्रिया और विमर्श से आकार लेते हैं, ना कि केवल भौतिक कारकों या अराजकता से। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 निम्नलिखित में से किसने यह कथन दिया कि जिसे अरस्तु आदर्श राज्य कहता है वह हमेशा प्लेटो का दूसरा सर्वश्रेष्ठ राज्य होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि जी.एच. सबाइन जो है वो इस तरह की बात करते हैं कि जिसे अरस्तु आदर्श राज्य कहता है वो हमेशा प्लेटो का दूसरा सर्वश्रेष्ठ राज्य होता है। ये हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी में अरस्तु और प्लेटो के राजनीतिक विचारों की तुलना की थी। क्वेश्चन नंबर 42 निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक साइड आपको पुस्तक दी गई है और दूसरी साइड जो आपको लेखक दिए गए हैं। ऑप्शन ए शुलामित फायरस्टोन जो है वो द डायलेक्टिक ऑफ सेक्स लिखते हैं, और बेटी फ्रीडन जो है वो द फेमिन मिस्टेक लिखती है, और फेडरिक एंजल जो है वो द ओरिजिन ऑफ द फैमिली प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट लिखते हैं, और शीला रोबोधम विमेन रेजिस्टेंस एंड रेवोल्यूशन जो है अपनी प्रसिद्ध पुस्तक लिखती है। क्वेश्चन नंबर 43 संवैधानिक नैतिकता कोई प्राकृतिक भावना नहीं है, इसे विकसित करना होगा, यह बयान किसका है? तो ऑप्शन नंबर सी आपके पास राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अंबेडकर जो है इस तरह का बयान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 हिमाचल प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को 2014 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? तो इसमें आपके पास ऑप्शन नंबर बी ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2014 में जो है यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर स्थल जो है घोषित किया था, और ये हिमाचल के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है, और 1984 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 45 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तिलक के लिए स्वराज न केवल राजनीतिक लक्ष्यार्थ था बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक भी था। तिलक बैंथम के सबसे बड़ी संख्या के अधिकतम सुख के उपयोगितावाद सिद्धांत के विरोधी थे। उन्होंने अपनी विचारधारा के प्रसार के लिए अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका यंग इंडिया का प्रकाशन किया। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पहले दो कथन ही आपके पास सही है, क्योंकि यंग इंडिया जो पत्रिका है वो महात्मा गांधी ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 46 गैब्रियल आलमंड और सिडनी वर्बा के अनुसार राजनीतिक संस्कृति के 3 प्रकार क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, संकीर्ण, विषय और भागीदारी। डायग्राम के थ्रू भी आप देख सकते हैं कि जो 1963 में वर्बा और आलमंड ने जो बुक लिखी थी द सिविक कल्चर, उसमें जो है सिविक कल्चर के 3 प्रकारों की ये बात करते हैं, जिसमें सब्जेक्ट कल्चर, पार्टिसिपेंट कल्चर और पार्शियल कल्चर की ये बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 पांचवी अनुसूची के प्रावधान इनमें से किस राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन का प्रावधान नहीं करते? तो ऑप्शन नंबर ए आपके पास राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि असम जो है वो छठी अनुसूची के अंतर्गत आता है, इसलिए जो पांचवी अनुसूची के जो प्रावधान है वो असम पर लागू नहीं होते हैं। पांचवी अनुसूची के जो प्रावधान है वो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर सभी राज्यों पर जो है लागू होते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 इनमें से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश में स्थित है? तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1, 2 और 4। जो ऑप्शन नंबर 3 है आपका वो हिमाचल प्रदेश में नहीं है, बल्कि वो केरल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 49 राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके अनुसार किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, एकल हस्तांतरणीय मतदान प्रणाली के अनुसार जो है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक साइड आपको लेखक दिए गए और दूसरी साइड आपको उनकी पुस्तकें दी गई है। इसमें जो है आपके पास ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग एंथनी डाउन्स लिखते हैं एन इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, स्टीन रोकन लिखते हैं सिटीजन्स इलेक्शंस पार्टीज, और रॉबर्ट मिशेल लिखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, टानो मॉस्का लिखते हैं द रूलिंग क्लास। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और यदि आप ये पीडीएफ और नोट्स चाहते हैं और 2018 से लेकर 2024 तक जितनी भी प्रवेश परीक्षाएं जो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा राजनीति विज्ञान से संबंधित करवाई गई है, तो उसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। यदि आप ये पीडीएफ चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको एक लिंक मिल जाएगा, उस पर टैप करके आप मुझे डायरेक्ट टेक्स्ट कर सकते हैं। Wake up to reality.